हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आपका ये सिलेबस है हिंदी में मैं बना रही हूँ, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप जो लोग नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग करने जा रहे हैं, जो मास्टर्स में हैं, उनके लिए नेट जेआरएफ एक बहुत अच्छा स्कोप है। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी सकते हैं, और अगर आप इसके बाद रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। नेट में भी हमें फेलोशिप मिलती है, और जेआरएफ अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फेलोशिप अच्छी मिलती है। इस समय स्कॉलरशिप जो मिल रही है काफ़ी अच्छी मिल रही है, जो कि आपके रिसर्च के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये रिसर्च जो होता है वो 5 ईयर के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर 5 ईयर्स में आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको 5 ईयर्स तक फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, एंड 2 ईयर्स के बाद सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है एसआरएफ। तो 5 ईयर के अंदर अंदर अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अगर आपका उससे एक्सटेंड होता है तो ये फेलोशिप बंद हो जाती है। नेट के साथ क्या है कि नेट क्वालिफाई होने के साथ फेलोशिप मिलती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, यूजीसी की तरफ से। तो उसमें जो जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उससे थोड़ी सी कम मिलती है, बट वो भी ऐसी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। आपको उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देते देते आपकी एज निकल जाती है, आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाते हो और आपकी एज 30 ईयर्स से अबव हो जाती है, तो आप नेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते, कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप एलिजिबल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए और किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो ये है आपका सिलेबस मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे शोध के लिए अगर आप कर रहे हैं तो भी ये आपकी शोध क्षमता का मूल्यांकन करता है और एक शिक्षण अभिरुचि का मूल्यांकन करता है। तो इसमें साफ साफ फर्स्ट 2 लाइन्स में लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। इसकी अपेक्षा है कि उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, संरचना और समझ, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। तो फर्स्ट पेपर का आप समझ सकते हैं कि क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको फर्स्ट पेपर से आंका जाता है। आपको फर्स्ट पेपर से ये आपके बारे में देखा जाता है कि आप इन सब चीज़ों से कितना, जैसे आप प्राइमरी में पढ़ाने चाहते हैं तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, वैसे अगर आप इंटर हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बीएड होता है, और उसी तरीके से ये नेट जेआरएफ है जो कि आप हायर एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो मूल्यांकन किया जाता है फर्स्ट पेपर से ही। सूचना के स्रोतों को सामान्य जानकारी और ज्ञान हो उन्हें, इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। तो इसमें जो यूनिट है, इकाई बना के दिया हुआ है, उसमें 10 इकाइयाँ बनी हुई हैं। तो इसका जो विवरण है वो इस प्रकार नीचे दिया हुआ है, और 10 इकाइयों में से आपको 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर होता है, जिसका समय होता है 2 आवर्स। मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगी। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये तीनों एक ही साथ होता है। तो शिक्षण अभिवृत्ति एक बार देख लो। शिक्षण अवधारणाएं, अब ये लॉजिकल क्वेश्चन ही इसमें आएगा। आपको सिर्फ सर्कल होगा, उसमें फिल करना होगा, ABCD कॉलम होगा। OMR सीट आप जानते ही होंगे, जो नए अभी एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनको भी पता कर लेना चाहिए कि OMR सीट कैसे फिल करते हैं। तो ये आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें, और आंसर होंगे उसमें, एक आपका सही होगा। तो आपका ये जो यूनिट 1 है उसका देख लेते हैं क्या है इसकी
सिलेबस में शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। ये नया जुड़ गया है क्योंकि आजकल ऑनलाइन का यूज ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। फ्रेंड्स, ये हिंदी में है। नेक्स्ट वीडियो मेरा इंग्लिश में भी आएगा, जिससे मैं इंग्लिश में आपको डिटेल में समझा दूँगी। जो कैंडिडेट्स हिंदी नहीं समझते हैं इंग्लिश, तो वो मेरे इंग्लिश वीडियो पे भी जाके देख लेंगे। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपको। शिक्षण सहायक प्रणाली, कौन कौन सी शिक्षण सहायक प्रणालियाँ होती हैं? परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। सेकेंड यूनिट आपको देख सकते हैं, शोध अभिवृत्ति का है, जिसमें आप PhD कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, MPhil या PhD के परिप्रेक्ष्य में। और ये शोध अभिवृत्ति अब आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, तो आपको शोध अगर आप दूसरे विद्यार्थियों को कराते हैं, उसके लिए भी ये अभिवृत्ति आपको ज़रूरी होती है। शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। शोध में ICT का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। थर्ड यूनिट देखेंगे, बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होगा। आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे तुरंत का गद्यांश पढ़ना होगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इससे आपकी क्षमता देखी जाएगी, बोध देखा जाएगा। संप्रेषण फोर्थ इकाई हो गई, फोर्थ यूनिट है। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया एवं समाज। फिफ्थ है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। आपको इसमें थोड़े बहुत गणितीय तर्क भी पता होने चाहिए, इसमें इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा। तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग मैथ्स में आ जाएगा। गणितीय अभिव्यक्ति, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। इसमें बहुत ही टफ लेवल का नहीं आएगा, नेट में ठीक ठाक स्टैंडर्ड का आता है। तो इसके सारे पेपर मैं 10 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करा दूंगी फर्स्ट पेपर के, तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी विथ डिटेल, विथ आपको पूरी तरह से मैं अच्छे से समझाकर ये पेपर सॉल्व कराऊंगी। मैंने नेट JRF दोनों क्वालिफाई किया है, मैंने PhD भी कर रखी है, तो मुझे इन सब चीज़ों का अच्छा नॉलेज है, तो मैं आपको फर्स्ट पेपर अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगी। युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, ये 6 यूनिट है। निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति। औपचारिक और अनौपचारिक युक्त, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ण। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक। युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेड़ का आरेख, तर्क की वैधता। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम एक बार क्या करेंगे कि सिलेबस को सामने रख के और चेक करते जाएंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आते जा रहे हैं, तो हमारा प्रिपरेशन करने का तरीका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक वीडियो बना चुकी हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करें, आप स्टडी कैसे करें। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक बार आप अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से एक सिलेबस तैयार करके रखें, एक टाइम टेबल तैयार करके रखें, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो आपको ज़रूरी है। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि।
अनुमान की संरचना, प्रकार, व्यक्ति, हेत्वाभास। सेकंड जो उसके नेक्स्ट इकाई है सेवेंथ यूनिट, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, चार्ट वाले भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से दिया गया है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन। कभी कभी ऐसा होता है आपको एक दे दिया जाएगा क्वेश्चन और उसके 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो आपके आंकड़ों की व्याख्या, सुशासन, ये सब चीज़ों का आपको चार्ट, टेबल, ये सब चीज़ें बनाकर उसका ऑब्जेक्टिव आंसर देना होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 8th इकाई है, 8th यूनिट है। ICT सामान्य संक्षिप्तीय और शब्दावली, इसमें हिंदी के काफ़ी टफ वर्ड्स हैं। अगर आप इससे नहीं समझ पाते हैं तो इंग्लिश भी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले ICT और सुशासन। नेक्स्ट यूनिट 9th देखते हैं क्या है, लोक विकास और पर्यावरण। पर्यावरण से भी एक यूनिट ज़रूर आती है, आजकल सारे एग्जाम्स में पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें आने लगी हैं। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य व प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत। देखिए आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रखा है। सौर, पवन, मृदा, जल, भू, ताप, बायोमास, नाभिकी और वन, प्रकृति, जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण और युक्तियाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये काफ़ी ब्रॉड है, इसकी एक बुक मिल जाएगी आपको, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 10th यूनिट क्या है, उच्च शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट 10th यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च से अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। टिप्पणी, इसमें टिप्पणी क्या लिखा है कि प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो आपने समझ लिया 10 यूनिट से 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 2 अंक होगा। तो इस तरीके से आपका ये पेपर आने वाला है। आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में ला रही हूँ, जो इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ पा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश भी एक बार समझ लें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और 10 क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।